जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा आपसे चल रही है यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम विजन आईएएस की, जी हाँ, विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर आप देखोगे बच्चे 1 है, जिसके हमने आप देखोगे पार्ट इसके 2 आपसे कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपसे कवर कर लिए हैं। ये इसका लास्ट और अंतिम 3rd पार्ट है जिसमें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टेस्ट में आपसे जो परिचर्चा कर रहे हैं वह है पॉलिटी के टेस्ट पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है। जी हाँ, ये हम आपसे पॉलिटी के टेस्ट पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। एजुकेशन बायर आपका सपोर्ट इसको भरपूर मिल रहा है। आप अपना प्यार बना के रखें। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आपके पर्सनल डाउट लाइव क्लासेस में आपको दिए जाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं स्टडी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको एजुकेशन बायर टीम और स्वयं में वहाँ पर आपसे मुझसे आप बात कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे आप देखोगे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेंगे। इन सब के अलावा इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक्स दे के रखा है बच्चे, आप उसको विजिट कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा और लिंक खुल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर ना आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ आप देखोगे दृष्टि की भी आपको क्या कर रहे हैं हम, दृष्टि आईएएस की भी हम आपसे जो टेस्ट सीरीज है उस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं बच्चे। जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है इसका एक टेस्ट हमने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है। मैं विचार कर रहा हूँ और इस पर टीम के साथ चर्चा में परिचर्चा कर रहा हूँ। जैसे ही इसका फाइनल होगा तो मैं एक नई सीरीज़ और नई शुरुआत भी आपके साथ करूँगा बच्चे। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इसी क्लास में। वो होगा आपका जो एनसीईआरटी होगी, जी हाँ, सॉरी, एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी होगी हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी से प्यारे बच्चे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास नंबर जो होगी वो क्लास हम देखेंगे या तो वो 7 से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपको बेसिकली सारी चीज़ें आपको क्या होंगी बताई जाएंगी और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। आपको सारी चीज़ें आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा दी जाएंगी। तो चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे, मैं आपको बताना चाहता, हमने जो लास्ट क्लासेस में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आप उस क्वेश्चन को देखें तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने आपसे 60 नंबर, मतलब कि आप देखोगे जो 60 नंबर का क्वेश्चन था उस पर मैंने आपसे परिचर्चा कर ली थी। इट्स क्लियर है नो? आई होप कई स्टूडेंट्स ने उसका राइट आंसर भी मुझे लगता है कि दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। बताइएगा, ये आपका कल की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? देखिए, क्वेश्चन था 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बच्चे यहाँ पर आपसे पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं और पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायिक शक्तियों को समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तीसरा है कि इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। अब पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कितने सही हैं। कितने का मतलब है कि पेयर वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे वीडियो को पॉज करके आप अभी भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आपके पास में अभी भी कुछ सेकंड का समय है। चलिए आइए जान लेते हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि केवल इनमें आपका एक पेयर क्या हो जाता है, आपका एक पेयर ठीक है। अब कौन सा ठीक है? देखिए, पहला अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया था, ठीक है।
क्योंकि आप सारी सकते हैं किसके अंतर्गत आ गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गई थी। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इस समय बन गए थे। इसने मुंबई और मद्रास के आप देखो गवर्नर की विधायी शक्ति को वंचित कर दिया था, इसलिए पहला वाला सही हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। देखो यहाँ पर दोनों गतिविधियों की बात की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापक निकाय के रूप में जाने जा वाली जो गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया, अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना रह गया था। तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक वाला उसका राइट था उसको समाप्त कर दिया गया था, ये जो प्रशासनिक था वो अभी भी एक्टिव थी, तो दूसरा इसलिए गलत है। तीसरा क्यों गलत है, देखिए इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। ऐसा नहीं है महोदय, आप देखोगे 1853 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। इसने कोई ऐसी शुरुआत नहीं की थी, जो कि 1853 में किया गया था। वुड डिस्पैच भी इसी समय आया था 1853 में, और भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा थी वो भी आप देखोगे किया गया था भारतीयों को। और इसी समय गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों को, 4 सदस्यों को आप देखोगे जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों की नियुक्ति किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शंस देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि आप देखोगे सिटीजनशिप से आपसे क्वेश्चन पूछा है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। नंबर 2, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। प्यारे बच्चे वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए जान लेते हैं, देखिए एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नागरिकता के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, तो नागरिकता कहाँ पर है। देखिए नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो इंग्लैंड के संविधान से हमने ली है, ठीक है, जो कि भारत में कैसी नागरिकता है, सिंगल, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। संविधान के अगर आप पार्ट की बात कर लें तो पार्ट नंबर 2 में इसके बारे में चर्चा है, और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आपके आप देखोगे 5 से 11 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1900 आप देखोगे जो आपका 55 है उसमें कुछ अवधारणाएं हैं। वहीं यहाँ पर की जा रही है कि नागरिकता प्राप्त, नागरिकता को आप कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें देशीकरण हो सकता है, पंजीकरण है, इन सब के अलावा वंश है, ठीक है, और माता पिता के होने से कई ऐसी चीज़ें। तो 5 प्रकार से आप क्या है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में। पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए क्यों गलत है उसको जान लीजिएगा। आपको बता दें कि ये इसलिए गलत हो जाता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद, कब तक आप देखोगे 3 दिसंबर 2004 के पश्चात बच्चे भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, जबकि उसका जन्म तिथि में से 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति उक्त अवधि के समाप्त करने के बाद आप देखोगे भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भारतीय दूतावास हैं जिस कंट्री में, मान लीजिए आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ और आप भारत के हैं, परंतु आपकी जो वाइफ हैं या फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो अमेरिका के हैं, परंतु आप देखेंगे वहाँ पर अगर आप करते हैं, ठीक है, जो भारत की वहाँ पर एम्बेसी अगर आप उसमें काम करते हैं, उसमें अगर आप रजिस्टर करवा देते हैं तो उस स्थिति में हो जाएगा, उससे पहले नहीं। तो पहला गलत है। दूसरा क्यों गलत है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ये आपको लैंग्वेज का होना जरूरी है। देखिए केंद्र सरकार किसी भी आवेदन और किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध प्रवासी नहीं है तो देशीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। हालांकि इसके लिए आवश्यक है कि उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। और ये कह रहे हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, भारत में बोली जाने नहीं। बच्चे कैमी जो आपकी 8वीं शेड्यूल है, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, जो आपकी 8वीं शेड्यूल है, अगर उसमें कोई भी भाषा बोली जाती है, जो कि आपकी 22 भाषाएं हैं, इनमें से अगर कोई वो भाषा जानता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। आपसे पूछा है कि सही आंसर पूछा है आपसे, तो आप कहोगे सर इसमें कोई भी सही नहीं है, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 62।
62 नंबर देखिए, किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहाँ के लोग भारत के नागरिक होंगे, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, बी संसद, सी भारतीय निर्वाचन और डी सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए आइए देखते हैं 62 का, देखिए क्या है। पर बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था भारत में जो सिटीजनशिप है, जो सिटीजनशिप है भारत में वो कैसी है? सिंगल है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। और यूएसए की बात कर लें तो यूएसए में क्या है? डबल है, ठीक है, डबल है। तो इसको यूएसए को हम यहां से हटा देते हैं, बट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जब सिंगल सिटीजनशिप है तो यहां पर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है बच्चे, यहां पर आप देखोगे सशक्त हो जाती है। आप मान लीजिए बिहार के निवासी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार की नागरिकता आपके पास है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र बिहार का होगा परंतु सिटीजनशिप भारत की होगी। इट्स क्लियर है नो? आपने पूछा था कहते हैं ना कि निवास प्रमाण पत्र है कि नहीं, तो ये हम जज कर लेते हैं कि आपके कहां पर है। वहीं आप देखोगे पहला स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि यदि किसी विदेश क्षेत्र से भारत में शामिल किया जाता है तो उस स्थिति में भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो क्षेत्र के लोगों से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचना की तिथि में भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जब पड्डीचेरी को भारत में शामिल किया गया तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955, कौन सा? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA 1955 के तहत नागरिकता पड्डीचेरी आदेश आप देखोगे 1962 जारी किया, और इसलिए पहला वाला सही। तो ये कौन जारी करता है? ये आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे इसका आंसर संसद दे रहे थे, पार्लियामेंट नहीं महोदय, पार्लियामेंट को नहीं। पार्लियामेंट तो भाई कानून बनाएगी, लेकिन नागरिकता से संबंधित तो यहाँ पर कौन है, उस निर्देश जो देगा वो केंद्र सरकार देती रहती है, और ये सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, देखिए सर समझते हैं जरा इसको। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो पढ़ा ही है, और हर एक बच्चे ने पढ़ा है, जो बच्चे यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव बन रहे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास के पन्नों में। तो उससे जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, 1784 का ही आता है, तो उसके बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। नंबर 2, भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। पूछा जा रहा है आपसे उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने भारत में राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति नहीं दी थी। हुआ क्या था, मैं आपको अगर बताना चाहता, देखिए यहाँ पर कंपनी ने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय का गठन किया, और इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे कोर्ट डायरेक्शन को देता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर बनाया गया था जो क्या करेगा, कंपनी के मतलब कि वाणिज्यिक नियंत्रण की बात यहाँ पर की जा रही थी, और द्वैध शासन लगाया गया था। इसके माध्यम से क्या हुआ था, द्वैध शासन पहली बार भारत के अंदर लगाया गया, मतलब कि सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। वहीं अगर बच्चे हम देखें जो सेकंड स्टेटमेंट है दूसरा मतलब कि, तो ये आपका क्या है, सही है। भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में आप देखोगे ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है, क्योंकि भारत में कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा था। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी मामलों को और उसके प्रशासन के सर्वोच्च निर्णय नियंत्रण में दिया जाने लगा था, और यही तो रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल आप देखोगे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 64। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक एक ऑप्शन की तरफ पढ़ लेंगे, है ना, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस
श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र होगा। मतलब कि कौन व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनेगा। आइए एक एक ऑप्शंस की तरफ पढ़ते हैं। देखिए पहला, एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। बी, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो लेकिन बाद में फिर पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो। सी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, जो 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। और डी में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, वह अस्थायी तौर पर भारत के बाहर रह रहा हो, तो उनको क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर पूछा क्या था, भारतीय नागरिकता से रिलेटेड था और 26 जनवरी 1950 से आपसे पूछा गया था। बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी। कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा आइए उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, अब मुझे बताइएगा 15 अगस्त, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जब आता है ना, तो अगस्त तो बाद में आ रहा है, तो जो मार्च है सर 1 मार्च, देखो ये 1947, देखो मार्च वर्ष नहीं, देखो 1947 को आप समझो, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अब वो व्यक्ति क्या हुआ, पाकिस्तान चला गया, परंतु पाकिस्तान वो आ गया, कब आ गया महोदय, पाकिस्तान 26 जनवरी से आप देखोगे पहले पाकिस्तान गया फिर उसके बाद भारत आ गया, पुनर्वास करके लौट आया हो। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 5 में इस बात को कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में था और वह 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता था, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ था, या फिर आप देखोगे उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, या फिर वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रह रहा था। तो आप देखोगे 47 से, आप देखोगे उससे पहले भी वो रह रहा था ना भारत। देखो जब 47 से पहले का अगर आप देखो तो उसके पहले भी जो व्यक्ति था, भाई देखो पाकिस्तान पहले भारत ही था ना, कोई अलग तो नहीं था, पहले तो भारत ही था पाकिस्तान। ये तो 1947 के बाद हुआ ना। अब चाहे आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ हो, आज के बांग्लादेश या फिर आज के पाकिस्तान में हुआ 1947 से पहले, जरा समझिए। अगर आप उसके बाद आते हैं, 1947 के बाद आते हैं भारत, आप भारत से आप कहाँ चले जाते, पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद में आगे तो आप तो उसके डेफिनेटली क्या होंगे, नागरिक बनेंगे। तो ये बात यहाँ पर आपको देखी जाती है। वहीं खास तौर पर आप देखोगे ये जो आर्टिकल की अगर हम बात कर लें, ये आर्टिकल किस में है, ये जो डेफिनेशन दी गई है ये संविधान के आर्टिकल नंबर 7 की आपको डेफिनेशन दी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और पहले से 6 माह तक भारत में रहना होगा। कितने मंथ महोदय, 6 मंथ। इट्स क्लियर है नो, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और बताते चलिएगा कमेंट्स में राइट आंसर। प्यारे बच्चे कैसा आपको क्लास लग रही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना। अब ये 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना करंट अफेयर में बहुत रहा है महोदय, और ये बच्चे करंट अफेयर में रहा है, और करंट अफेयर 2022 और 23 में तो ये बहुत ही रहा है, 24 में तो कम रहा है, लेकिन 22-23 में बहुत ज़्यादा ये आपको देखने के लिए मिला। 24 में भी इसकी चर्चाएं आई हैं 30 मीटर टेलीस्कोप में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, आपके स्टेटमेंट देख रहे हैं कि पहला, यह भारत, कनाडा, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना है। 2, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा, मतलब कि कुछ ऐसे चित्र आपको भेजेगा। इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबार्ड में किया जा रहा है। कहाँ पर, स्वालबार्ड में किया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखिए सर, पहला जो स्टेटमेंट है अगर हम देखें इसको, जो 30 मीटर टेलीस्कोप है, ये बात एकदम सही है। ये जो खास तौर पर आप देखोगे भारत ने इसको हवाई द्वीप, जो यहाँ पर मोना है, मोना क्यों है ना, जो हवाई द्वीप किसका है बताइएगा, हवाई जो द्वीप है महोदय,
हवाई द्वीप पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में, और यूएसए का इस पर क्या है, आधिपत्य है। इट्स क्लियर नो। तो वहां पर ये आपका बनाया जा रहा है और भारत ने खासतौर पर इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, ठीक है। और पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये 100% सही है। भारत, कनाडा, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक परियोजना के रूप में जाना जा रहा है और यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप के साथ दौरान किया गया था, ठीक है। तीसरा वाला ये गलत है कि ये कह रहे हैं ना जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है, स्वालबार्ड वाला क्षेत्र, उसमें नहीं है ये आपका हवाई द्वीप पर है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रिजोल्यूशन की वाली जो बेहतर छवियां आपको प्रदान करेगा, तस्वीरें भेजेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 2 जो स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको जूम कर लेता हूँ। कथन और कथन 2 वाला क्वेश्चन है, कथन 1 कथन, ठीक है। ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन। क्योंकि अब देखो मैं क्यों बोलता हूँ ऐसे ऑप्शंस बाद में, कई स्टूडेंट कह रहे होंगे सर आप दिखा दिया करो ना, लो देखो कितना छोटा करूँ जरा, देखो अभी भी आपको देखो जरा, तुम आज देखो क्या आपको विजिबिलिटी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ के तो दिखाए बच्चा, नहीं विजिबिलिटी हो रही है ना, तो समझिएगा अभी इतना लंबाई चौड़ाई है इस क्वेश्चन की, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऑप्शन बच्चे थोड़ा बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें आपकी समझ लेता हूँ, भावनाओं को आपको समझ लेता हूँ कि बच्चे कह रहे होंगे कि सर इतना जूम कर लेते हैं नीचे के ऑप्शन ही नहीं दिखते, नहीं तो हम एलिमेंट मेथड लगा लेंगे। बच्चे एलिमेंट मेथड में बता रहा हूँ उसको सीखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सीखिएगा, ठीक है। एलिमेंट मेथड भी सीखते होगे आप मेरे साथ। अगर आपने 10 टेस्ट सोल्व कर लिए तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख जाओगे और मुझे लगता है कि आप 2025 का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको उसका निश्चित ही फायदा लाभ मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 2 कथन दे के रखे हैं, ठीक है। कथन पहला है संसदीय प्राणी विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। जो संसदीय प्राणी है क्या इस पर आधारित है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। ये तो निगेटिव पढ़ हो गया। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो ऑप्शंस अब देख लो। ये कह रहे हैं कि कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी में कह रहे हैं कथन 1 और कथन दोनों सही हैं परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कह रहे हैं कि कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। और डी में कह रहे हैं कि कथन 1 गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। 66 ही है ना, हाँ बच्चे 66 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए आपने इसका राइट आंसर उम्मीद है कि दिया ही होगा। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, आइए जान लेते हैं। देखो सही पूछा आपसे। देखो बच्चे पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, कथन पहला गलत है। ये कह रहे हैं कि संसदीय प्राणी विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ये गलत है क्योंकि संसदीय प्राणी एक अध्यक्ष, देखो संसदीय प्राणी और अध्यक्ष प्राणी आपने पढ़ी है। संसद में कई चीज़ें होती हैं और अध्यक्ष की कई आप देखोगे अलग अलग होती हैं। जैसे संसदीय व्यवस्था की बात कर लें तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि जैसे भारत में संसद न केवल केंद्र बल्कि राज्यों को भी अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं की बात कर लें तो वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका उपस्थित होती है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। ध्यान रखना विधायिका किसके प्रति है, यहाँ पर देखो विधायिका किसके प्रति जवाबदेही होती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कि इसके प्रति जवाबदेही। तो पहला तो गलत इसलिए है बच्चे, ठीक है। और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निम्न सदन का विघटन लोकसभा अथवा विधानसभा कहते हैं। तो इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा अगर हम स्टेटमेंट को देखें ये आपका सही है कि ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय एक संप्रभु निकाय नहीं है। क्योंकि भारत जो देखो ब्रिटेन की जो संसद है ना बच्चे, ये क्या कर सकती है, ये केवल पुरुष को महिला नहीं बना सकती, महिला को पुरुष नहीं बना सकती, और यूके के अंदर ये सारे काम कर सकती है। वहाँ की जो जुडिशरी है बच्चे, मैं आपको बता दूं ये जुडिशरी इसके सामने कोई पावर नहीं रखती है, ठीक है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में लिमिटेड है सारी चीज़ें। वहाँ पर जुडिशरी एक्टिव हो जाती है, वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। हालांकि आप देखोगे भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ आप देखोगे मूलभूत अंतर होते हैं। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसलिए कथन आपका दूसरा सही है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति आप देखोगे राष्ट्र प्रमुख निर्वाचन व्यक्ति होता है, ठीक है।
उसके साथ साथ गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है। ठीक है, वहाँ पर राजशाही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है बच्चे वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि पहला गलत है और दूसरा सही। तो मतलब आंसर क्या होगा, आंसर आप देखोगे ए बी सी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जिस भी बच्चे का डाउट है पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला। मतलब कि आप देखोगे 67 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? किस पे महोदय? गांधीवादी जो विचारधारा है उस पर आधारित है और ये पूछा गया है डीपीएसपी। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। बी, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। सी, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। डी, दिए गए सभी निर्देश सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, आप इसका राइट आंसर दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी संविधान के पार्ट नंबर अगर आप देखोगे तो 4 में है। अगर हम आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आपके 36 से 51 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब ये जो आपको दिए गए हैं इनको हम खास तौर पर 4 भागों में बांटते हैं, जैसे गांधीवादी, समाजवादी और इन सब के अलावा जो विधिक होते हैं और अन्य में। ठीक है, अब देखो बच्चे है क्या, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के कुटीर उद्योग। देखो संविधान का जो आर्टिकल आपका 43 है और 43 का आप बी पढ़ते हैं वहाँ पर सहकारिता की बात करता है, और जब आप 43 कहते हैं तो वहाँ पर कुटीर उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाता है और ये गांधीवादी है। ठीक है, तो इसका आंसर तो है ए। परंतु आप देखोगे बी की बात कर लें तो ये पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक। देखो यहाँ पर संविधान का आर्टिकल जब आप 48 पढ़ते हैं तो उसमें इसकी चर्चा आपको दी गई है। ठीक है, किसमें दी गई है? 48 जो आर्टिकल है उसमें इसकी चर्चा दी गई है। ठीक है, आंसर तो इसका ए है। ठीक है, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ। सी में कह रहा है कि लोगों के पोषण स्तर और आजीविका। देखो यहाँ कर जब आप 47 पढ़ते हैं तो उसमें इसकी चर्चा है और ये नीचे दिए गए। तो ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं, मैंने इतना आपको हिंट्स दे दिया है कि आप रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, मेरा उद्देश्य ही रहता है कि आप रिकॉल करें फिर आंसर दें आपको, इसलिए मैं टाइम देता हूं कि वीडियो को पॉज कर लें और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहले में है बहरीन, दूसरे में ईरान, तीसरे में कुवैत, चौथे में सऊदी अरब। ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरी तरफ से आउट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बनती चली जा रही है क्योंकि ये बहुत चर्चाओं में आपको देखने के लिए मिलते हैं। रेड सी से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था और मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेड सी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, ये एक बहुत बड़ा हॉट क्षेत्र बनता चला जा रहा है। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। ये फारस की खाड़ी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि जो फारस की खाड़ी है उससे कौन कौन से लगते हैं, है ना। तो देखो अगर फारस की खाड़ी को अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आप भारत को देखिए तो यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, मैं एक मैप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इस मैप को थोड़ा सा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें मिले। जरा समझना, थोड़ा फोकस करना इस पर, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ बच्चे। ये आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आपने बेसिकली ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली होंगी। ठीक है, अब यही है फारस की खाड़ी। ये जो है इसको गल्फ ऑफ पर्शियन बोलते हैं बच्चे, गल्फ ऑफ पर्शियन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड रुकिएगा। ओ गॉड, ठीक है मैं दोबारा बना लेता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको पुनः दोबारा बना लेता हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसका पेन दूसरा ले लेते हैं, कलर मतलब कि रेड ले लेते हैं। ओके,
ये जो रीजन आपको दिख रहा है इस रेड सर्किल के अंदर, और इसमें भी ये खास तौर पर ये छोटा वाला क्षेत्र है, यही है आपकी फारस की खाड़ी। और यहाँ से पूछा गया है कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो इसमें कई देश आपको देखने के लिए मिलेंगे और सीमावर्ती कई देश आपको मिलते हैं। जैसे कि भारत और सऊदी अरब के बीच में इस संबंधों को लेकर के आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, मतलब कि सभी हैं। फारस की खाड़ी में आप देखोगे जो घेरने वाले देशों में बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, तो ये सब देश हैं इसमें। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे, आपका यमन और ओमान इसमें नहीं लगते हैं। यहाँ पर है आपका यमन और ओमान, मैं बता रहा हूँ आपको, यमन और ओमान ये दोनों ही फारस की खाड़ी से नहीं लगते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, चारों बातें ठीक हो जाएंगी, चारों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका 69। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स जो आपका कमीशन है, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं जिसके चलते ये होती हैं। चलिए, पहले में देके रखा है राज्यसभा का सभापति, 2 लोकसभा के विपक्ष का नेता, 3 केंद्रीय गृह मंत्री, और चौथे में है प्रधानमंत्री। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, मतलब कि आपको बताना है कि राइट सर इसका क्या होगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एलिमेंट मेथड आपका काम कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका एकदम एलिमेंट मेथड यूज करेगा और आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। जो आपका पूछा गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स जो आपका काउंसिल है, सॉरी कमीशन है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जरा मुझे बताइए, क्या राज्यसभा का सभापति मतलब कि उप जो राष्ट्रपति होता है, जिसको हम बाई प्रेसिडेंट्स कहते हैं, ठीक है, यही होता है ना राज्यसभा का सभापति, बाई प्रेसिडेंट्स कहते हैं, तो ये जो पहला वाला है यही आपका गलत है। लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जहाँ एक है उसको कट कर दो। देखो अब एक है जहाँ, ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। ये है एलिमेंट मेथड प्योर वाला, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब कि अगर आपको एक भी पता है तो आप इसकी बात कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार एक क्या है, एक सांविधिक संस्था है। कैसी है ये, संवैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था क्या होती है, जो कानून के द्वारा बनाई जाती है। जैसे आप देखोगे इसका गठन 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया था। तो एक एक्ट लेकर के आई थी सरकार, तब जा करके इसको बनाया गया था। इसका अध्यक्ष जो होता है, भारत के जो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, उनको खासतौर पर बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और उच्च न्यायालय के कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें होते हैं। ध्यान रखेंगे, पूर्णकालिक सदस्यों में आयोग में 7 अन्य और पदेन सदस्य भी होते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा जब आप इस समिति होती है तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य, विपक्षी दल और केंद्र के, तो इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी, जो कि कई चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। देखिए, वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है कालाराम मंदिर, ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये करंट से क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 2, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बल्लभ राम को समर्पित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, जो पहला स्टेटमेंट है, अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखें, ये जो पहली बात, तो ये आप देखोगे जो कालाराम मंदिर है ये गोदावरी के आप देखोगे तट पर अवस्थित है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। जैसे कि आपको बता दें कि यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, और इसका निर्माण की हम बात कर लें तो 1752 में, याद करना बच्चे,
1792 के सरदार रंगराव ओधेकर ने करवाया था, ठीक है। और पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस मंदिर का नाम भगवान राम की काले रंग की प्रतिमा में रखा गया है और मंदिर के गर्भगृह में माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भी आते हैं, सबकी आस्था है, आप भी इसमें जा सकते हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। भारत के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के भाई वल्लभ राम को नहीं है, बल्कि ये श्री राम जी का ही है। यहाँ पर उनके काले रंग की सांवले कलर में भगवान श्री राम को दिखाया गया है, इसलिए ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 71, मतलब कि 71 नंबर। अब देखिए लोकपाल से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं होता है क्या वास्तव में पढ़ना होता है, तो यहां पर ऐसे टॉपिक को वो स्किप कर जाते हैं, वो मोटे मोटे टॉपिक को पढ़ते हैं, परंतु क्वेश्चन ऐसे भी पूछने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। प्रीलिम्स एग्जाम आपको बस बाहर निकालना होता है, छटनी का एग्जाम है, वहाँ पर लोगों को छांटा जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ को अलग किया जाता है बच्चे। पहले नहीं होता था, जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था वहाँ पर प्रीलिम्स नहीं था, मेंस ही होता था, उसमें ही 12-13 हज़ार आते थे, ठीक है। अब तो भाई लाखों में व्यक्ति आते हैं, 5-6 लाख 7-8 लाख ऐसे प्रीलिम्स देते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, लोकपाल के संदर्भ में क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। नंबर 2, लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। नंबर 3, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्र अधिकार के बाहर रखा गया। मतलब कि अब पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, मतलब कि ये पेयर पूछ रहा है, इनमें से कितने सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 71 का बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है बच्चे ये गलत है, पहला वाला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। आइए देखते हैं क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट 3 है ये क्यों गलत है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है। बाहर नहीं रखा गया महोदय, क्योंकि लोकपाल के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और संसद सदस्य और ABCD श्रेणी के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, ना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाँ, इनको बाहर ही रखा गया है, इसको भी बाहर रखा गया है, परंतु इन सब के अलावा कई को और रखा गया है। इट्स क्लियर है नो। तो लोकपाल क्या करता है, बड़ी ही खतरनाक ये एक विभाग है सर, बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखेंगे इसको। मैं बोल रहा हूँ तो आगे भविष्य में आपको समझ में आएगा क्यों खतरनाक है, ठीक है। इसके बारे में करंट में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 100% ये आता ही है, कई बार मैगजीन में इसको बिजनेस की जो मैगजीन आएगी PT 365 उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, पूरी आपको डिटेल में लगवाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लिया। पहला सही है, लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य आते हैं। दूसरा भी सही है, लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे, ये भी बात आपकी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 72, मतलब कि 72। देखिए क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों का संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्ट 1 मैंने आपको जो सेकंड क्लास है उसमें भी इसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, फर्स्ट क्लास में भी की थी, अब ये थर्ड क्लास में भी क्वेश्चन आ गया है। पहला स्टेटमेंट है सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं। नंबर 2, संघ शासित प्रदेशों का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। याद रखना, संघ शासित प्रदेशों का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहे हैं कि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। महोदय, अगर जब आर्टिकल 1 की बात करते हो तो वहां पर क्या लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत का वर्णन राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार आप देखोगे भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे राज्य क्षेत्र है, संघ क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र, और इन सब के अलावा उन क्षेत्र जो भविष्य में
सरकार के द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। इनको सबको रखा गया। विशेषतः आप देखोगे भारत जो शब्द है ये सबको समेटे हुए है, ना कि उसके अभिव्यक्ति का हिस्सा होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो पहला वाला क्या है, गलत है। यहां पर शब्द है कि राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों के संघ, राज्यों के संघ, राज्यों का संघ है महोदय, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। संघ शासित प्रदेश, राज्य और इन सब के अलावा जो भविष्य भाती होंगे, जो भविष्य में संभावित हैं। दूसरा भी इसमें गलत है कि यहाँ पर जो संघ शासित प्रदेश मतलब कि यूटी है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, जो शक्ति उत्तर प्रदेश की विधानसभा को या उत्तर प्रदेश को है, क्या वो शक्ति आपको जो पुडुचेरी है उसको मिलेंगी? क्या वो दमन एवं दीप को मिलेंगी? क्या वो लक्षद्वीप को मिलेंगी? क्या वो आपके जो आपका अंडमान निकोबार है उसको मिलेंगी? नहीं ना। तो ये कैसे एक समान हो जाएगा? ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो जो स्टेट होता है महोदय, स्टेट इन द सेंस कि जो राज्य होते हैं उनकी शक्तियाँ अलग हैं, उनको कई ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं, उनको जुडिशरी पावर मिलती है, उनको प्रशासनिक पावर मिलती है, लेकिन वहाँ पर जो यूटीज़ होती हैं, खास तौर पर आप देखोगे यूटीज़ वो केंद्र के अधीन होती हैं, जबकि आप देखोगे जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अलग सेपरेट रह करके काम करते हैं, परंतु कुछ छत्र छाया उसके नीचे होती है। दोनों ही गलत है, पूछा है सही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 मतलब कि 73 मतलब कि 73 नंबर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ें और बताने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जा सकता है? मतलब कि भारतीय संविधान को क्यों इसको जीवित दस्तावेज कहा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी प्रकृति कठोर है और इसमें संशोधन करना कठिन है। बी, भारत के संविधान में विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों से कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। सी, इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। डी, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। देखिए जीवन दस्तावेज का मतलब बच्चे यहाँ पर ये रखा गया है कि मान लीजिए हमने अगर संविधान बनाया, देखिए भारतीय संविधान ना तो एक कठोर संविधान है और ना ही लचीला संविधान है, बल्कि भारतीय संविधान एक मिक्सड संविधान है, मतलब कि एक मिश्रण के रूप में इसमें काम करता है। ठीक है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान समय के अनुसार, भाई हमें ज़रूरत है तो हम जो 3 ठीक है कानून है हम उनको लेकर के आएंगे। हमें ज़रूरत है तो जो आपकी सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, उस पर कानून बनाएंगे। हमें ज़रूरत है समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम क्या करेंगे, जो आपके 3 तलाक का मुद्दा है उसको समाप्त करेंगे। हम सबरी वाले आप देखोगे जैसे जैसे सरकार, जैसे जैसे समाज की डिमांड होती है उसके अनुकूल हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे, मतलब कि भविष्य भांति हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियां मतलब कौन सी बदल रही हैं, मतलब कि समाज की डिमांड बढ़ रही है। अभी तक आप देखोगे भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि आर्टिकल 44 लागू नहीं है, परंतु भविष्य में ये होगा और होना निश्चित है। आप देखोगे उत्तराखंड और गोवा, इन 2 स्टेट में ये लागू हो भी गया है। तो यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें पूर्ण रूप से विजिबल और ऑडिबल हो रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 74 क्वेश्चन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 74 देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि महोदय निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित अधिकारों पर युक्त प्रावधानों के अंतर्गत आ सकते हैं। वो पहला स्टेटमेंट है, एक खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री लीक करना। 2, भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। 3, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण। और 4, न्यायालय की अवमानना। अब ये कह रहे हैं आपसे कि महोदय नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर पेयर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी चारों। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इन्होंने खासतौर पर जो मुद्दा उठाया है
वो कई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, याद करना बच्चे कि जो खुफिया कुछ ऐसे अधिकारी हैं और गोपनीय सामग्री को अगर वो लीक कर दें जिसने समाज में क्या कर दे, द्वंद्व ला दे, मतलब कि क्या कर दे, आपका जो समाज है उसको भ्रमित कर दे, समाज को भ्रमित कर दे, या फिर समाज के अंदर कोई ऐसा द्वंद्व पैदा कर दे, अशांति का माहौल बना दे, तो उस स्थिति में बच्चे आप देखोगे आपके जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, और उस पर युक्त जो निबंधन है संविधान का आर्टिकल 19 के 2 में जो रखा गया है वो लागू होगा। तो पहला सही है। दूसरा भी सही है, भाषण हथियार उठाने वाले हों तो उससे भी अशांति होगी। तीसरा आप देखोगे ये गलत है, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण ऐसा नहीं है। अगर आप लोकसभा में कोई भाषण ऐसा दे रहे हैं तो वो खासतौर पर आप देखोगे इस मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है। वो जो पार्लियामेंट की स्वयं की शक्तियां होती हैं, लोकसभा की जो शक्ति होती है वो स्पीकर के हाथ में होती हैं, ठीक है, वहाँ पर स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, वहाँ पर ठीक है बोलने का अधिकार होता है। आप देखोगे क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा वहाँ पर आलोचनाएं आप देखोगे सरकार के नियम कानूनों की करती रहती हैं, तो उसका कोई यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसकी शक्तियाँ वो संसद तक आप देखोगे सीमित होती हैं, उस संसद की चार दीवारी के अंदर ही वो चीज़ें बोल सकता है। अगर प्रधानमंत्री की आलोचना भी करनी है या सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है खूब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो वहाँ पर ही होती है। बाहर करना थोड़ा सा अपने आप में आजकल चुनौती बन रहा है। देखिए, चौथा भी सही है कि आप देखोगे न्यायालय की अगर आप मानना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप पे क्या होगा, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। आपने कहा मेरा तो सर आप देखोगे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो माइक लगा के बीच NS 44 पर NS 9 पर मैं तो रुक करके प्रचार प्रसार करूंगा। महोदय, आप पब्लिक को बाधित कर रहे हैं, आप समाज में अशांति ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में युक्त निर्बंधन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी है तो क्वेश्चन आएंगे, और उसमें भी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, उससे क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर बच्चे कितने सही हैं, तो 3 इसमें सही है, मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल इसमें 3 सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है आपका 75। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास जो आपकी पहली थी उसमें और क्लास जो आपकी थी दूसरी उसमें, इन तीनों में आपसे बड़ी चर्चा कर दी गई है। अब ये लगभग चौथा और पांचवा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर है, तो इसका आंसर तो आप स्वयं भी दे सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका कि संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अगर संविधान में संशोधन हो रहे हैं तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 में कह रहे हैं कि संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। संविधान संशोधन में सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। आधे मतलब कि 1/2। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। क्वेश्चन नंबर है 75 और मुझे बेट रहेगा बच्चे इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ जो कठिन क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। बहुत बड़े क्वेश्चन बना देता है ना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए बच्चे, बहुत बड़े क्वेश्चन हैं ये। देखिए 76 नंबर है और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, CAG कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख या मुखिया होता है। 2, कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। कैग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है महोदय। देखिए आइए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, ये पहला स्टेटमेंट आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
जो पहला स्टेटमेंट है महोदय ये सही हो जाएगा। संविधान के अगर आर्टिकल की बात कर लें तो संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 48 और उसी में कहा गया है कि एक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में होगा जिसको कैग कहते हैं। और ये क्या होगा बच्चे, एक स्वतंत्र व्यवस्था वाला पद होगा जिसे लेखा परीक्षक भी कहा जाता है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है और यह लोक वित्त संरक्षण के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रण भी करता है। ठीक है, और राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर इसका अधिकार भी होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यहाँ पर संसद की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है 100%। तीसरा भी यहाँ पर गलत है कि राष्ट्रपति को वहाँ पर वो शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 149 में संसद को केंद्र और राज्यों या किसी अन्य प्राधिकार की संस्था के रूप में जो कैग होता है उसके कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार भी रखता है। ठीक है, उसको अधिकृत किया गया है। इन सब के अलावा तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत से हटाया जाता है। ध्यान रखना, विशेष बहुमत होता है 2/3 और यहाँ पर उपस्थित का होता है, जो उपस्थिति हो उसका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परंतु उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। इट्स क्लियर या नो, मतलब कि रेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे सही, केवल एक सही है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, और ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। जब मुझे ही इन क्वेश्चनों को पढ़ते समय एज ए टीचर, ऐसे एजुकेटर, आपको लग रहा है कि आपको तो और भी ज़्यादा थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि आप स्वयं लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको डरा नहीं रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको सिखा रही है। यूपीएससी ने आप यही पैटर्न अपना लिया है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वो रखने लगे और उन्हीं में शब्दों का खेल होता है, क्योंकि उनको बच्चे बाहर निकालने होते हैं, लेने नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देकर रखे। पहला, भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरे में कह रहे हैं चूंकि भारत के सभी नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य में जन्मे हो या रहते हो, उन्हें नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा यह से सही है या फिर है केवल एक और दो, दोनों डी, ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टेटमेंट बड़े हैं लेकिन बड़े ही इजी हैं ये। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ आपसे। यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पर बहुत इजी वे में आपको समझा दिया गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही कह रहे हैं कि भारत में जो संविधान के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई है। द्विसदन का यहाँ पर मतलब है कि एक तो होगा संघ या फिर जिसको हम कहते हैं केंद्र, और एक होते हैं महोदय राज्य, जैसे आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सब स्टेट है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका, स्टेटमेंट पहला वाला जो है बच्चे, जो फर्स्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। वहीं सेकंड जो स्टेटमेंट है नंबर 2, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। आप देखोगे भारत में नागरिकता सिंगल है और भारत में कहीं भी रह रहा हो, भारत की जो सीमा है उसमें अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो तो सबको समान देखा जाएगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और उससे भेदभाव भी किया जा सकता है। मान लीजिए कैलिफोर्निया का है वो, वाशिंगटन डीसी, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मतलब कि सी, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 78। तो मैं क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। देखिए ऑप्शंस देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इसको बच्चे आप आवश्यक रूप से कीजिएगा। देखिए यहां पर कुछ एक्ट मैं आपको बता रहा हूं। 1773 का एक्ट आप पढ़ें, उसके अलावा 1784 आप पढ़ें, इसके अलावा 1813 पढ़ें, 1833 पढ़ें। 1 सेकेंड रुकिएगा, ओ माय गॉड,
दिस इज इशू एंड टेक्निकली, वन सेकेंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली 1833, इन सब के अलावा आप 1853, 1858, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1942, 1945, ये आपको आने चाहिए। इतने आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, इतने सारे जो हैं आपको क्या करने हैं, अपने स्तर पर जो एक्ट हैं हिस्ट्री में वो आपको सेल्फ कहीं ना कहीं रिवीजन करने। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन लगातार क्या है पूछे जाते रहे हैं। चलिए एक एक अब स्टेटमेंट पर आपसे क्या है चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आपसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं, ठीक है। और इसको होमवर्क है, इसको आवश्यक रूप से इसका नोट्स भी बना लीजिएगा आप, और इसको मल्टीपल टाइम आप रिवीज कर लें, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखिए क्या पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है 1919 के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था केंद्र में, ठीक है। कहाँ पर? केंद्र में। नंबर 2, इसमें अलंग भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। नंबर 3, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सर्जन किया। उपयुक्त में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। यहाँ पर बच्चे आप देखोगे इसमें तीनों ही बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सत्य हो जाएंगी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो सभी तीनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें समझाने की कोई आपको ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली इसको पढ़ते हैं और मैंने होमवर्क भी आपको दिया है, ठीक है। इसको आप आवश्यक रूप से करें। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 79। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें टोटलाइजेशन क्या है, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट्स के संदर्भ में सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यह एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दो देश कम या शून्य शुल्क, प्रशुल्क जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एक दूसरे को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। बी, यह दो देशों के बीच में एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच में दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। सी, यह आधार क्षण और लाभ हस्तांतरण को रोकने के लिए दो देशों के बीच एक समझौता है। डी, यह सैनिटरी एवं सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों जैसे गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना सुनिश्चित करता है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे ये क्यों चर्चाओं में रहा था, ये आप देखोगे अभी क्या हुई थी, जो आपका TPF है, ठीक है, उसकी क्या हुई थी महोदय, अभी बैठक हुई थी, ठीक है, 14वीं बैठक हुई थी। तो उसमें चर्चाओं में रहा था, किसमें, TPF, इसकी ये टैरिफ जो आपका है इसकी ये, ठीक है, तो टोटलाइजेशन एग्रीमेंट था। अब इसको लेकर के ये बैठक हुई थी। हुआ क्या था, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम के रूप में आया और नई बैठक यहाँ पर की गई थी। तो इन सब के अलावा जो भी अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे, यह दो देशों के बीच में एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा और कटौती को क्या करता है, समाप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत और अमेरिका को दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त कर देगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौतों के लागू होने से निर्यातकों को एक दूसरे देश में तैनात कर्मचारियों को एक समूह के दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान के बोझ से राहत मिलेगी। मतलब कि अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी है वहाँ पर जाएं, बल्कि उनके ही सुरक्षा कर्मचारी हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 80 मतलब कि 80 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए जान लेते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहले में कह रहे हैं कि यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है।
2, यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए, अगर हम देखें संविधान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच में संबंधों को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान जो है एक सर्वोच्च विधि है। संविधान से ऊंचा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। इसके नीचे ही आपका गवर्नमेंट आती है महोदय, क्योंकि गवर्नमेंट को शक्ति कहाँ से? यहीं से। सब इसके नीचे आती हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आपके रीजन हो, मतलब कि धर्म हो, व्यक्ति हो, जो भी सोसाइटी हो, समाज हो, सब राज्य सब इसके नीचे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। और ये व्यक्ति और नागरिकों के, मतलब कि सरकार और नागरिकों के बीच में क्या करता है? संबंध को निर्धारित करता है। ठीक है, वही दूसरा भी इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। बिल्कुल सही बात है। जहां पर संविधान होगा तो वहां पर लोकतंत्र की बात की जा रही है। मतलब कि संविधान निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और यह तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, पंचायत चुनाव तो इलेक्शन। तो यहां पर सी है महोदय, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 81, मतलब कि 81। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चे कि नीचे क्या है, कितने सही हैं। ओके, देखिए ये कह रहे हैं कि 81 में किसी राज्य के महाअधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाअधिवक्ता से क्वेश्चन पूछा है। अटॉर्नी जनरल आपने कल की क्लास में देखा था, अब महाअधिवक्ता से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट, महाअधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। 2, उसे वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। 3, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर है महाअधिवक्ता। संविधान के आर्टिकल 165 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी? महाधिवक्ता की। राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता होगा। जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरीके से आप देखोगे राज्यों में जो राज्य सरकारें होती हैं उनके लिए एक महाधिवक्ता होगा, जो कि राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है। इसकी अगर नियुक्ति की बात कर लें तो पहला जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। नहीं महोदय, विधानसभा नहीं करती है। आपको बता दें कि इसके वेतन भत्तों को सुनिश्चित नहीं किया गया, उसके वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल करता है। जैसे कि आप देखोगे अटॉर्नी जनरल के वेतन भत्ते संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार प्रेसिडेंट्स करते हैं, वैसे ही महाअधिवक्ता के जो वेतन भत्ते होते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये गवर्नर मतलब कि छोटा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर 1 और 3 इसमें सही है, मतलब कि 2 स्टेटमेंट सही है। मतलब इसका राइट आंसर होगा बच्चे बी केवल 2। केवल 2 मतलब यहां पर ऐसा मत कहिए 2, यहां पर इनमें तीनों में से 2 सही हैं। ठीक है, पेयर वाले क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट देख रखे। पहला, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। नंबर 2, इसका गठन 1945 में बेवल प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। नंबर 3, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से कितने सही हैं? याद रखना यहां पर भी पेयर वाला कितने सही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर आप पहला स्टेटमेंट बच्चे पढ़ते हैं तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ के आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका एकदम क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में इसका प्रावधान रखा और आगे चल के जो कांग्रेस थी, उस समय की कांग्रेस जो पार्टी थी, मैं कहता हूँ CR कर लेते हैं, CRP, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने इस प्रस्ताव को आगे चल के अपना लिया था वर्ष 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको अपनाया गया और फिर आगे चल के ये बनी थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका गठन आप देखोगे बेबल प्लान के तहत नहीं किया गया, बल्कि कैबिनेट मिशन के आधार पर इसको रखा गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये कब था? ये नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन जब आया था 1945 में, तो उसके आधार पर 1946 में तब उसको रखा गया था। वहीं आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सदस्यों का निर्वाचन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभाओं होगा, ठीक है, विधानसभा। तो यहाँ पर पहला केवल सही है। कितने पूछा है आपसे? तो दूसरा तीसरा गलत है, मतलब कि केवल एक इसमें सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 नंबर। 1 सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 84। देखिए क्वेश्चन क्या है। सॉरी 1 सेकेंड, 84 नहीं आएगा, 83 आएगा ना? क्या 83 हमने कर लिया क्वेश्चन? 1 सेकेंड रुकिएगा बच्चे, मैं कन्फ्यूज हूँ, आप कन्फ्यूज। ओके, नीचे क्वेश्चन था 83 क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? अब ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी सरकार की संसदीय प्रणाली, और डी सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 83 का कमेंट्स करेंगे आंसर। जिस स्टूडेंट से इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है वो इसका आंसर यूं ही दे देगा, मतलब कि यूं ही दे देगा, क्योंकि मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है। यूं ही देने का इन द सेंस यहाँ पर यही है कि आप इसका आंसर दे देंगे। और मुझे पता है मेरा ऑडियंस है, और जिस स्टूडेंट्स को जिसने दोनों पार्ट देखे वो डेफिनेटली इसका आंसर दे देंगे। चलिए, आपने नहीं भी पढ़ा है ना, पार्ट देखिएगा और समझिएगा, फिर आकर के पार्ट 3 भी देखिएगा। देखिए, इन सब के अलावा कई आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो उनका आनंद लीजिएगा, ठीक है। लोड लेना नहीं है, आपको केवल क्लास उपलब्ध हो रही है, आपको कंटिन्यूटी उस पर कंटिन्यूटी बना करके रखनी है। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? युग्मों पर विचार करवा रहा है। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष आपसे पूछा है, जैसे राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति के नियम वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अब पूछ क्या रहा है? उपर्युक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ऑप्शन नंबर केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, यहां पर है राज्य समिति। राज्य समिति की हम बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, मतलब कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि प्रक्रिया समिति के जो नियम है वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, क्योंकि आप देखोगे जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। संचालन समिति की बात कर लें तो संचालन समिति ये आपको मिली थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो प्रारूप समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इसका तो 1 और 3 हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 85। देखिए 85 में क्या है, आइए जानते हैं। 85 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। कथन 1 है, भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष को सौंप सकता है।
कथन 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है भारत से ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है। अब आपको बताना है कि कथन ऑप्शंस ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 सही नहीं है परंतु कथन आपका डी सही है, मतलब कि दूसरा सही है। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। और ये क्यों ठीक है? क्योंकि विदेशी मामला, और यहाँ पर भी विदेशी मामला है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का मतलब यही तो है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा प्राधिकार नहीं होगा, हम अपने मामले में और आंतरिक और बही मामलों में क्या है, स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय हम स्वयं लेंगे, ठीक है, सभी मंचों पर। तो यहाँ पर कथन जो आपका पहला है और कारण जो कथन दूसरा है ये भी ठीक है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 86 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला, संघीय लोक सेवा आयोग। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और चौथा, अखिल भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 में उपयुक्त में से कितने प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी चारों। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था 1919 से क्वेश्चन था, मेरे को रिकॉल आ गया। देखिएगा, इसको देख करके रिकॉल हुआ है। एक बार आप बताइएगा, जो 1919 वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया क्या मैं था, लेकिन 1919 से एक क्वेश्चन आया था, उस पर देखना है वहां पर केंद्रीय द्वैध शासन है या प्रांतीय द्वैध शासन है। आई थिंक वहां पर प्रांतीय द्वैध शासन नहीं है, केंद्रीय द्वैध शासन है ना, है कि नहीं? तो वहां पर केंद्रीय द्वैध शासन, तो केंद्रीय द्वैध शासन नहीं लगाया जाता है। 1919 में प्रांतीय द्वैध शासन को लगाया जाता है। केंद्रीय द्वैध शासन जो है आप देखोगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसकी चर्चा है, ठीक है? तो उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा एक बार, उसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर सब सारे के सारे जो पूछे गए हैं ये 1935 से पूछे गए। तो आपको कहोगे महोदय ये सारी बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। लोक सेवा आयोग बना था, केंद्र में द्वैध शासन था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अखिल भारतीय संघ था, और एक थी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है? तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो सभी इसमें चारों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्ता भी रखा गया, केंद्र में द्वैध शासन था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायपालिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, आइए जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत निम्नलिखित में से कितने मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा गया। जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज हैं, जो ड्यूटी है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, तो कितने नहीं है इनमें बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 2, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 3, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर पैदा करना। 4, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 3, सी सभी चारों और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक एक करके आइए चल लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप देखोगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से तत्कालीन सरकार के द्वारा स्वर्णसिंह समिति के आधार पर लाई गई, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक और जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स उनको क्या करेंगे, स्कूल में भेजेंगे, मतलब कि उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो अभी 11 हैं, ठीक है? पहले 10 थे, रिकमेंड दी थी उसने 9 की, परंतु एक सरकार ने डाला और उसके बाद में एक बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया। तो कितने हुए तत्काल में, कितने हैं आपके, 11 हैं। संविधान के आर्टिकल 50 आप देखोगे 1 का क्लोज नंबर ए पढ़ोगे, और इसके अलावा संविधान के भाग नंबर 4A पढ़ोगे, तो वहाँ पर इसकी चर्चा दी गई है। तो देखिए कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से नहीं हैं।
पहले वाले अगर हम स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये भी ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर पैदा करना, ये नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये संविधान के आर्टिकल आपको जो मिलता है 51 उसमें चर्चा की गई है। और ये जो बच्चों के स्वास्थ्य की जो बात की गई है आप देखोगे ये भी डीपीएसपी में बात आपकी की जा रही है, ठीक है। तो 3 और 4 डीपीएसपी की बात हो रही है वहां पर, संविधान का आर्टिकल चाहे आपका 46 हो, ठीक है, 45 हो आपका, तो ये उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, मतलब कि आपसे पूछा है सही तो कितने हैं आपके, केवल 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 के दौरान शुरू की गई भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक संयुक्त साझेदारी है। 2, इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रीन फ्यूल जो अलायंस है बच्चे, ये डेनमार्क ने आप देखोगे स्टार्ट की थी, ठीक है। इसकी जो घोषणा की थी वो किसने की थी? डेनमार्क ने की थी, तो इसको ध्यान में रखना। और यहां पर कह रहे हैं भारत के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इस पहल का जो उद्देश्य रखा गया है वो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, उसके समाधान सहयोग को मजबूत करना है, और साथ ही दोनों देशों का तटस्थ इसमें रहना है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल संबंधी लक्ष्यों को रखें, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है? गलत है। यह पहल भारत और डेनमार्क के बीच में 2020 में हस्ताक्षर की गई हरित रणनीति साझेदारी ग्रीन स्टैटिक्स पार्टनरशिप, मतलब कि GSP का हिस्सा है। यहां पर दूसरा भी गलत है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों की बात नहीं है, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य है भारत में संधारणीय ऊर्जा का विकास को बढ़ावा देना। इसके लिए दोनों देशों में उद्योगों और सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं आदि के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास जैसे प्रयासों को अगला चरण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए जान लेते हैं। 99 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, मतलब कि आपसे गलत पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहां पर ऑप्शंस देखे रखे हैं। पहला 1947 है ना, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया था और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी थी। बी, इसने संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया। सी, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजन कर दिया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज से करनी थी। डी, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अब आपसे पूछा गया था, आपको वीडियो पोस्ट करके बताना है कि सही नहीं है। पर बच्चे अगर आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका ए, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जो इसमें पहला स्टेटमेंट है यह ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया है। भारत संबंधी मामलों में क्रियान्वयन की हिस्सेदारी आप देखोगे जो थी, जिम्मेदारी थी वो राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को ही सौंप दी गई थी, परंतु जो ब्रिटेन था उसमें कर दिया गया था, भारत में नहीं था, ठीक है। चलिए भारतीय राज्य सचिव जो भारत का राज्य सचिव था वो आज भी बना हुआ था, परंतु वहां पर समाप्त हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका गलत हो जाएगा, बाकी केस में सही है। आपसे पूछा था गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया।
इसे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? और ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 150, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 280 और डी अनुच्छेद 110। स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है, इसका आंसर क्या करेंगे आप? कमेंट्स करेंगे। ओके, मुझे वेट रहेगा आपके इसके आंसर का। चलिए, इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं। 91 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो कथन है। पहला, भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। कौन? भारत निर्वाचन आयोग। कथन 2 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। उपर्युक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा सही नहीं है। डी, कथन दूसरा गलत है, कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। 91 नंबर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, पहला जो स्टेटमेंट है, जो आपका कथन है वो सही है। भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें जो भारत निर्वाचन आयोग है, देखो दो हैं यहाँ पर। देखो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट करके पूछा गया है, जो एक तो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग और एक है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत के करवाता है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है बच्चे वो आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन करवाता है, और इन सब के अलावा राज्यों की विधानसभाओं के। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? वो आपका करता है बच्चे पंचायत और म्यूनसिपालिटी का। लेकिन यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट बना दिया है, तो पहला इसमें सही है। ठीक है, पहला इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान में यह कहा गया है कि चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका डी होगा, मतलब कि एक सही नहीं है कथन, दूसरा सही है। नेक्स्ट 92 नंबर, निम्नलिखित लाभों पर विचार करें। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, सरकार का अधिक जवाबदेही होना। 2, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होना। 3, दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना। उपयुक्त में से कितनों को लोकतंत्र के लाभ के रूप में जाना जाता है या फिर माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर। लोकतंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, तो मैं कहूँगा आपसे कि इसमें तीनों बातें सही हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता होती है। आप देखोगे ये बात एकदम सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। समानता होती है, स्वतंत्रता, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण। लोकतंत्र के लाभ क्या क्या हैं? आप देखोगे जवाबदेही आपको मिलती है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, क्या मिलती है बच्चे? जवाबदेही मिलती है, ये भी सही बात है। बेहतर निर्णय की क्षमता, मतलब कि गुणवत्ता में सुधार होता है, और शांतिपूर्ण समाधान और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी आपका है, दूसरों के विवादों से बेहतर समाधान करना। तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 93। 3 स्टेटमेंट है। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि स्टेटमेंट आपको प्रॉपर दिख सके। देखिए क्वेश्चन नंबर है 93। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों या निम्नलिखित में से किस या किन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग, मतलब कि यूपीएससी से परामर्श किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए यूपीएससी की बच्चे आप तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आपसे यूपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछ लिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। पहला स्टेटमेंट है, पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर। 2, किसी अधिग्रहण के अध्यक्ष के चयन संबंधी मामलों पर। 3, सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों में
संबंधित जो आपके सभी मामलों पर नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, बी 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3, सॉरी 2 और 3 डी में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखिए प्यारे बच्चे, अगर आपने इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑब्जर्व किया होगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए यही गलत है कि पिछड़े जाति की नियुक्ति में आरक्षण नहीं, ये यूपीएससी आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि ये संसद इसको लेकर के क्या करती है, कानून बनाती है। जो यूपीएससी है ये संविधान के भाग नंबर आप देखोगे 14 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, किसमें 14 में इसकी चर्चा की गई है, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, 315 से 323 तक है, ठीक है। तो ये आरक्षण वारक्षण की बात नहीं करती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तो पहला गलत है, तो आंसर आपका बी और सी तो होगा ही नहीं। इन सब के अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे दूसरे स्टेटमेंट को अगर बच्चे आप देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित मामले नहीं, ये चयन से संबंधित मामले भी ये नहीं देखती है, ठीक है। इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो। लेकिन महोदय अगर आप देखोगे जो डी है, मतलब कि तीसरा वाला जो है, सॉरी, सिविल सेवाओं की भर्ती पद्धतियों से संबंधित जो सभी मामले, बिल्कुल अगर भर्ती से रिलेटेड कोई ऐसा मामला होता है तो इसके मामलों को ये देखती है। तो यहाँ पर जो आपका है दूसरा भी गलत है, तो डी नहीं होगा, आंसर इसमें केवल 3 सही है, मतलब कि एक आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका 94। तो महोदय पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में, अब ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो ऐसे करके मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे ईजी होगा, आइए 94 नंबर देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चे, देखिए कई बच्चे इसमें बेहोश हो जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, कैसे हो जाएंगे यार। देखिए क्या है क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रण संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस संदर्भ में कोयला नियंत्रण संगठन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। अब देखो पहला स्टेटमेंट है, कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा से संबंध में उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद की स्थिति में अपील प्राधिकारी के रूप में कराना। जूम कर लेता हूं, एक एक ऑप्शंस पढ़ते चलेंगे तो जूम कर लेता हूं मैं, देखिए ठीक है। 2, कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक से निपटान या फिर कोयले के अपेक्षित उत्पादन को विनियमित करना। 3, कोयला खदान कोयला सीमा या सीमा के एक हिस्से को खोलने या फिर से खोलने या किसी खदान को उपविभाजित करने की अनुमति देना। 4, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मासिक आधार पर कोयला खदानों से उत्पादन संबंधी डेटा प्रस्तुत करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1 और 3, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप महोदय आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कह रहे होंगे सर और बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़िएगा, पूरा एक पेपर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा एक ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके करेक्ट हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 95 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में पदस्थ विदेशी राज्य निकायों के बच्चे। 2, भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे। 3, अवैध प्रवासी का बच्चा। उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, नागरिकता की बात की जा रही है, यहाँ पर तीनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि भारत में पदस्थ विदेशी राजनिकायों के बच्चे नहीं महोदय, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं। केवल बच्चे का जन्म हो जाना किसी देश में उसकी नागरिकता को सुनिश्चित नहीं करता है, और खासतौर पर भारत में नहीं करता है। भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के, मतलब कि शत्रु है, उसका तो बिल्कुल नहीं होगा। अवैध प्रवासी उसका बच्चा यहाँ पर जन्म ले लेगा कैसे,
नहीं ना। तो यहाँ पर बच्चे आप देखोगे, मैंने कहा ना आपसे कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 था और 3 दिसंबर 2004 के बाद में इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म होना, भारत का नागरिक होना माता पिता में से जरूरी है, ऐसे में होगा तो दूसरा अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये कोई भी नहीं है बच्चे, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर चर्चा पहले भी क्वेश्चन में इसी क्लास में आपसे कर दी है। तो मेरा उद्देश्य है कि अब मैं आपसे क्या है बार बार इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करता रहूँ। देखिए क्वेश्चन आपका 96, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ बनाई। इस संदर्भ में IMD से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं, क्या क्या पूछा आइए। पहला, यह देश में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। 2, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि ये देश में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि ये देश में निगरानी तो करती है, लेकिन भूकंपीय जो केंद्र है उसमें NC भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करती है और भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये कौन सी है? NCS एक संस्था है, ठीक है, जो है तो वो जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी निगरानी करती है, लेकिन ये नहीं है। दूसरा इसमें सही है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कितने सही हैं? तो 2 आपके सही हैं, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर है नो? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। देखिए बच्चे 97 नंबर क्या है, आई होप अब आपको, ओ माय गॉड ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब कि 4 स्टेटमेंट। ठीक है, जूम कर लेते हैं। ऊपर से क्वेश्चन ऐसा और ऊपर से 4 स्टेटमेंट। वित्तीय आपातकाल से पूछा गया है। आपातकाल संविधान के भाग नंबर 18 में देके रखे हैं और आर्टिकल 352 से 360 तक है। क्लियर? चलिए देखिए क्या क्या पूछा है। पहला है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। 2, वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी हालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 3, वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। 4, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए, अब देखो 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, वित्त आपातकाल की बात की गई है तो संविधान के आर्टिकल 360 में इसकी चर्चा की गई है। जिस तरीके से आपका राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, वही प्रोसेस सेम वही चीज़ें आपकी 360 में है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये इसलिए सही है क्योंकि एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है, तो पहला सही है। दूसरा गलत है कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर के राष्ट्रपति की संस्तुति किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है महोदय। तीसरा भी गलत है कि वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। यहाँ पर चौथा सही है कि किसी भी अभी तक के काल में आपको वित्त आपातकाल नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 और 4 सही है, मतलब कि पहला इसका राइट आंसर हो जाना सही है। अगर एलिमेंट मेथड लगाना है तो 2 कट कर दीजिएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 भी कट कर दो, ये भी नहीं होगा। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं, मतलब कि क्वेश्चन बड़े का सेंस यहाँ पर ये है, इन्होंने थोड़ा सा गैप इसमें कर दिया है। ठीक है, लिखते हुए थोड़ा गैप इन्होंने इसमें दे दिया है ज़्यादा, जबकि इतना गैप नहीं होना था स्टेटमेंट में खासकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला,
भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। दूसरा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। तीसरा, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त कितने कारण जिम्मेदार हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान आपसे पूछा है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये, आपकी स्किल पर आधारित है, आप कितने अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं उस पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो ऐसा क्यों है कि भारतीय संविधान इतना विशाल हो गया, जरा ये समझ रहे हैं आप, ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है कि भारतीय संविधान ऐसा हो गया? तो पहला तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 है, एक तो यही है। लगभग आप देखोगे 50% प्लस भारतीय संविधान इस पर ही है। दूसरा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया और इनका अलग अलग प्रावधान किया गया। मतलब कि ये एक कॉपी बन गई, ये एक कॉपी बन गई, दोनों को इसके ऊपर रख दीजिएगा तो डबल कॉपी बन गई, मोटा हो गया और भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना, ऐसा नहीं है, आबादी बड़ी जरूरतों को। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है इसमें बच्चे, पहला दूसरा सही है, तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ है जो कि संविधान जिसके चलते इतना बड़ा हो गया। आइए, इतना बड़ा सेंस है कि इतना मोटी दाजी एक बुक बन गई है जिसको संविधान कहते हैं। निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय या फिर निर्णयों द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? बेसिक स्ट्रक्चर, और यह है केशवानंदी भारतीय बनाम केरल 1973। ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लेते। पहला, मूल संरचना से पहला है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। तीसरा, न्यायालय तक प्रभावी पहुंच। चौथा, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार। पांचवा, समाजवादी राज्य। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। केवल दो, बी केवल तीन, सी केवल चार और डी सभी पांचों। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल इसमें चार ऐसे हैं जो आप देखोगे किसकी बात करते हैं, संविधान की मूल संरचना की बात करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? संविधान की सर्वोच्चता एक इसमें है। अब देखिएगा कौन कौन से हैं, जरा समझना है। यहाँ पर बच्चे आप देखोगे संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित होना। पंथ निरपेक्ष मतलब कि पहला प्रकृति एक आ जाएगा। वही देखें जो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण की बात करता है तो इसमें दूसरा भी आ जाएगा। वही कल्याणकारी राज्य मतलब कि आर्थिक सामाजिक न्याय की बात वहाँ पर करी जाएगी तो यहाँ पर सामाजिक राज्य की बात हो रही है, पांचवा भी आ जाएगा। इन सब के अलावा न्याय तक प्रभावी पहुंच होना भी एक जरूरी होता है। ठीक है, और रिट क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 1 2 3 5 इन सब के अलावा आप देखोगे संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति और सार्वभौमिक लोकतंत्र, गणतांत्रिक प्रकृति, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है केवल 4, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य शब्द निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं? अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, संसद और राज्यों का विधानमंडल। दूसरा, संघ की कार्यपालिका एवं राज्य सरकार की कार्यपालिका। तीसरा, नगर पालिकाएं और पंचायतें। चौथा है LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी चारों इसके हैं, मतलब कि इसमें डी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि संविधान के भाग आप देखोगे 3 में, संविधान का जो पार्ट आपका 3 है जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसी में एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसी में एक आर्टिकल आपको मिलेगा जिसको 12 कहते हैं। उस पर खास तौर पर 3-4 शब्दों की बात की गई है। जैसे स्टेट की बात करोगे तो लैंड एरिया उसका होना चाहिए, सोवरेनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए
और वहाँ पर जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ के निवासी होना चाहिए। ये 4 तो होना चाहिए। इन सब के अलावा आप देखोगे सरकार, भारत की सरकार और संसदीय अर्थात केंद्र सरकार की, ये इसके अंग हैं। राज्यों की सरकारें और विधायिका, ये इसके अंग हैं। सभी स्थानीय निकाय हैं और सभी अन्य निकाय जैसे कि वैधानिक, गैर वैधानिक, LIC, ONGC, सेल, इसके ही हैं। इस प्रकार राज्य की व्यापक और परिभाषा किया गया है। इसके अतिरिक्त भी आप देखोगे इसमें कई इकाइयाँ शामिल की जा सकें। इन इकाइयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप देखोगे तो राज्य के एक साधन के रूप में काम करने वाली एक निजी संस्था या इकाई भी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत आती है। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट भी आपको पूछ दे तो वो भी आती है। कहाँ पर? अगर राज्य के एक साधन के रूप में काम करने वाली एक निजी संस्था भी इसके अंतर्गत आती है। तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे, आज की जो क्लास थी, इस क्लासेस में मैंने आपसे जितना हो सकता है, जो आपका टेस्ट नंबर 1 था और पॉलिटी से संबंधित था, इसका जो पार्ट आप देख रहे हैं 3, ये कंप्लीट होता है और आपका टेस्ट जो पहला है वो कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अगले किसी टेस्ट पे, ठीक है। और आज की क्लास में बच्चे इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइएगा, विजिट कीजिएगा। PDF भी मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। और कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो मैंने ज्वाइन वाला ऑप्शंस भी आपको मिल रहा है, वहाँ पर महीने का पैकेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, एक अच्छे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो चलिए, मन ला के पढ़ते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।